तो दोस्तों हिंदी की इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं लिपि के बारे में। हमने जाना था कि लिपि कहते किसे हैं। उसके बाद हमने कुछ भाषाएं पढ़ी थी और उनसे संबंधित लिपियों के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम दोस्तों उसी से आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में। आज हम जानेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और उनसे संबंधित बोलियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 5वां है। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों के बारे में। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और उनसे संबंधित जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी है, ये जानने से पहले हम उपभाषा के बारे में जान लेते हैं कि ये जो उपभाषा है वो आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे उपभाषा के बारे में कि ये जो उपभाषा है वो आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, तो उपभाषा को समझने से पहले आपको समझना होगा बोली के बारे में कि बोली किसे कहते हैं। ठीक है, और बोली के बारे में हम पहले की जो क्लासें हैं उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे एक बार बोली को डिफाइन करना होगा, तभी हमको क्या आएगा, उपभाषा समझ में आएगा। ठीक है, तो बोली जो होती है उसका क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, यानी कि उसको आप अपने घर पे या अपने जिला स्तर पर बोलते हैं। बोली में व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, बोली में लिपि का प्रयोग नहीं होता है, और बोली क्या होती है, कुछ कुछ दूरी पर परिवर्तित होती रहती है, और बोली में रचनाएं नहीं होती, यानी कि जो साहित्य की रचनाएं हैं वो बोली में नहीं होती है। ठीक है, तो उपभाषा कहेंगे किसे, तो जब जो बोली है उसमें साहित्य की रचना होने लगे। अगर किसी भी बोली में साहित्य की रचना होने लगे तो बोली का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है, और उसके बाद वो बोली ना रहकर क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। ठीक है, तो जब बोली में किसी भी साहित्य की रचना होने लगे तो वो बोली ना रहकर क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। ठीक है, तो उपभाषा को और सही से समझने के लिए हम क्या करते हैं, भाषा के जो विकास के चरण हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा उपभाषा कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, भाषा के विकास के चरणों की। ठीक है, भाषा के विकास के चरण। तो भाषा के का जो विकास है वो 3 चरणों में होता है। ठीक है, 3 चरणों में भाषा का विकास होता है। सबसे पहले आती है इसमें क्या, बोली। बोली के बाद ये आ जाती है या ये बन जाती है विभाषा। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा जो चरण है वो है आपका उपभाषा, या इसको हम मानक भाषा भी कहते हैं, मानक भाषा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बोली की। ठीक है, तो बोली के बारे में हम अभी जान चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। सीमित क्षेत्र पे बोली जाती है, व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, लिपि का प्रयोग नहीं होता है, रचनाएं नहीं होती हैं इसमें, यानी कि साहित्य की जो रचनाएं हैं वो इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, और जो बोली है, बोली में देशज शब्दों की भरमार रहती है, देशज शब्दों की भरमार होती है, देशज शब्दों की भरमार होती है, और ये क्षेत्र और दूरी के अनुसार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो अगर आप अपने घर से 40-50 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वहाँ की बोली आपको कुछ और देखने को मिलेगी, थोड़ा और आगे चले जाएं
तो बोली क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है क्षेत्र और दूरी के अनुसार। ठीक है, तो बोली में के बारे में जान लिया, क्षेत्र सीमित होता है, व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है, लिपि नहीं होती है, रचनाएं नहीं होती है, देशा शब्दों की भरमार होती है और परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो जो ये बोली है जब इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, यानी कि इसके क्षेत्र में, बोली के क्षेत्र में फैलाव आने लगता है, यानी कि जो बोली है वो डेवलप होने लगती है, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है उसके बाद विभाषा। ठीक है, फिर जब बोली विभाषा में परिवर्तित होती है तो क्या होता है, बोली में क्या होने लगता है, फिर इसमें रचनाएं होने लगती हैं। ठीक है, जब ये विभाषा में परिवर्तित होती है तो इसमें रचनाएं होने लगती हैं, थोड़ी बहुत रचनाएं होती हैं, अभी भी पूर्ण रूप से नहीं होती हैं। क्षेत्र इसका और विस्तृत हो जाता है, क्षेत्र क्या हो जाता है, और विकसित हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहले ये खाली जिलों तक ही सीमित थी, लेकिन जब ये विभाषा बन जाती है बोली, तो ये 2 राज्यों में भी बोली जा सकती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, विभाषा। ठीक है, विभाषा के बाद जब इसका और रूप परिवर्तित होता है और ये डेवलप होती है, तो ये क्या बन जाती है, फिर उसके बाद उपभाषा बन जाती है या मानक भाषा बन जाती है। ठीक है, फिर जब ये उपभाषा बन जाती है, फिर क्या होता है, फिर सरकार द्वारा इसको मान्यता मिल जाती है, सरकार द्वारा क्या मिल जाती है, मान्यता मिल जाती है। ठीक है, फिर इसमें अगर पढ़ाई लिखाई होने लगे, पढ़ाई लिखाई में भी इसका प्रयोग होने लगता है। फिर इसमें मानक शब्दकोश की रचना होने लगती है, साहित्य की रचना होने लगती हैं, साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं। क्षेत्र क्या होता है, और ज़्यादा विकसित हो जाता है, क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाता है, ज़्यादा विकसित हो जाता है। ठीक है, जब ये क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। ठीक है, तो बोली जब उपभाषा बन जाती है तो इसको सरकार द्वारा मान्यता मिल जाती है, पढ़ाई लिखाई में भी फिर उपभाषा प्रयोग में लाई जाने लगती है, मानक शब्दकोश की इसमें रचना होने लगती है, साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं, और क्षेत्र इसका ज़्यादा विकसित हो जाता है बोली और विभाषा से। ठीक है, तो बोली पहले खाली जिले स्तर पर बोली जाती थी, और विभाषा जो है वो 2 राज्यों के बीच बोली जा सकती थी, यानी कि राज्यों तक इसका विस्तार हो जाता था। उसके बाद उपभाषा की बात करें तो ये राज्य के अलावा 2 देशों में भी बोले जा सकती है। ठीक है, कौन सी, उपभाषा, या इसको कहते हैं मानक भाषा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपभाषा है वो कहते किसे हैं। ठीक है, तो जब बोली का क्षेत्र विकसित हो जाए और किसी भी बोली में साहित्य की रचना होने लगे, तो वो बोली न रहकर क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है या मानक भाषा बन जाती है। ठीक है, तो ये था उपभाषा या भाषा के विकास के चरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं और उनसे संबंधित जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। ठीक है, तो हिंदी की जो उपभाषाएं और बोलियां हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करा था, यानी कि उसके बारे में बताया था एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने बताया था किसके बारे में, भाषा, उपभाषा और उनसे संबंधित बोलियों के बारे में। ठीक है, उन्होंने ही बताया था कि कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी में और कितनी बोलियां हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ठीक है, तो सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1889 में अपनी पुस्तक जिसका नाम था, यानी कि जो पुस्तक थी उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर
ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज इब्राहिम गियर्सर। इन्होंने 1889 में अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की जो उपभाषा है, हिंदी की उपभाषा का वर्गीकरण करा था। हिंदी की उपभाषा क्या करा था? वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें हिंदी की उपभाषाओं की, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जॉर्ज इब्राहिम गियर्सर। उन्होंने 1889 में अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनका वर्गीकरण करा था। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने हिंदी को, जो हिंदी है उसको 5 वर्गों और 17 बोलियों में विभाजित किया था। 17 बोलियों में विभाजित किया था, ठीक है। और इन्हीं वर्गों को हम क्या कहते हैं? अभी उपभाषा कहते हैं। इन्हीं वर्गों को क्या कह रहे हैं? उपभाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो हिंदी है उसको 5 वर्गों में और 17 बोलियों में विभाजित करा। कहीं कहीं भी 18 भी लिखा आता है, जो कि गलत है। अगर बुक्स में 18 लिखा है तो काट दें उसको और उसको कर दें 17, ठीक है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं या 5 वर्ग हैं। और कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। किसने बताया था? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने बताया था। किसमें बताया था? अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ठीक है। तो अब जानते हैं कि कौन सी वो 5 उपभाषाएं हैं, यानी कि कौन से वो 5 वर्ग हैं और उनसे संबंधित जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। उनके बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं उपभाषा, या लिख दूं वर्ग, और एक तरफ मैं लिख देता हूं क्या? बोली या बोलियां, ठीक है। उपभाषा और बोलियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कितनी भाषाएं हैं? 5 उपभाषा हैं या 5 वर्ग हैं, और बोलियां कितनी हैं? 17 बोलियां हैं, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बोलियां कितनी हैं, ठीक है। तो 18 अगर ऑप्शन में आए तो 18 क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि बोलियां कितनी हैं? 17 बोलियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उपभाषा यानी कि जो हमारी उपभाषा वर्ग है उसकी बात कर लें, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसकी बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, और इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है उनकी संख्या है 5। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 क्या आती हैं? बोलियां आती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछता है आपको, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिमाग में रखते हैं, क्योंकि वही ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। बड़े याद कर लेते हैं, छोटे भूल जाते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी वो 5 बोलियां हैं? तो उसकी एक ट्रिक हमने बनाई है बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से। तो ट्रिक हम बता देते हैं आपको क्या है। तो ट्रिक है आपकी, पश्चिम में ब्रख बाबू कन्नौज गए, ठीक है। पश्चिम में ब्रख बाबू कन्नौज गए, ये किसकी ट्रिक है? पश्चिमी हिंदी की ट्रिक है। और इसी लाइन में से आपकी जो बोलियां हैं वो निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो पश्चिम से आपको पता चल जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिमी हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ब्र से यहाँ पे हो जाएगा ब्रज भाषा। ख से यहाँ पे हो जाएगा खड़ी बोली, और खड़ी बोली में क्या है? ये हिंदी का मानक रूप है। हिंदी का मानक रूप है, यानी कि हिंदी इसी से निकल के आई है। हिंदी जो मानक हिंदी है वो खड़ी बोली से ही निकल के आई है, ठीक है। खड़ी बोली, ठीक है।
फिर बा से हो जाएगा आपका क्या, बांगरू, या इसको हरियाणवी भी बोलते हैं, हरियाणवी, ठीक है। और बू से हो जाएगा आपका बुंदेली, ठीक है। और कन्नौज से हो जाएगा कन्नौजी, ठीक है। तो कितनी हो गई ये बोलियां, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ट्रिक क्या है, पश्चिम में ब्रख बाबू कन्नौज गए, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ट्रिक है। जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगर सिंपल वे में याद हो जाए तो सिंपल वे में याद करिए, ट्रिक से याद होते हैं ट्रिक से याद करिए, अपने खुद की ट्रिक बनाइए तो उससे आपको और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी उपभाषा या उपभाषा वर्ग की। तो दूसरी उपभाषा है यहाँ पे पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से यहाँ पे 3 बोलियां निकल के आती हैं। और 3 बोलियां कौन कौन सी हैं, इसके लिए भी ट्रिक बनाई है हमने, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से, ठीक है। तो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है पूर्व में अब छत्तीसगढ़ चलो, पूर्व में अब छत्तीसगढ़ चलो, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, ठीक है। पूर्व में अब छत्तीसगढ़ चलो, ठीक है। तो पूर्व से आपको पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है, पूर्वी हिंदी की बात हो रही है। मैं जैसे ऊपर साइलेंट था यहाँ भी साइलेंट रहेगा। और से यहाँ पे हो जाएगा अवधि, ब से यहाँ पे हो जाएगा बघेली, और छत्तीसगढ़ से हो जाएगा आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो ये थी पूर्वी हिंदी की बोलियां, 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम किसके बारे में। आगे जो उपभाषा है अगली, वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है मेवा माल जय मार, ठीक है। यानी कि मेवा जो है वो माल आया हुआ है, जय क्या करना है, उसको मार देना है, ठीक है। तो मेवा माल जय मार इसकी ट्रिक है। तो मेवा से आपका हो जाएगा क्या, मेवाती, माल से हो जाएगा आपका मालवी, जय से हो जाएगा आपका जयपुरी, और मार से हो जाएगा आपका मारवाड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं, कौन कौन सी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मालवाड़ी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आएंगी, 4 बोलियां आएंगी, ठीक है। तो ये थी 3 उपभाषाएं, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी हिंदी, 5 बोलियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कंजोली। ट्रिक है आपकी पश्चिम में ब्रज बाबू कन्नौज गए। उसके बाद दूसरी जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अभी 2 और उपभाषाएं बची हुई हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए इसको, और नोट कर तो लिया ही होगा आपने। उसके बाद अगली जो हिंदी है वो है आपकी, अगली जो उपभाषा है वो है कौन सी, बिहारी हिंदी, ठीक है। अगली कौन सी है, बिहारी हिंदी, ठीक है। तो उसकी ट्रिक हमने बनाई है या नहीं, ठीक है। तो ट्रिक हमने सबकी बनाई है, ठीक है। तो चौथा है यहाँ पे, चौथी जो भाषा है वो है आपकी बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, ठीक है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, इसमें भी 3 बोलियां आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी वो 3 बोलियां हैं, तो बिहारी हिंदी की ट्रिक है आपकी, बिहार में
म भोजपुरी रहते हैं, म भोजपुरी रहते हैं, ठीक है। म भोजपुरी कह लीजिए या एम भोजपुरी कह लीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है ट्रिक वैसे आप बना लीजिए, ठीक है। तो बिहार में बिहार से आपको चल जाएगा पता, बिहारी हिंदी की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं साइलेंट नहीं है अभी, मैं से होगा आपका मैथिली और मौ से होगा आपका क्या, मगही, ठीक है। और भोजपुरी से आपका क्या हो जाएगा, भोजपुरी ही हो जाएगा, ठीक है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। और मैथिली के बारे में आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जो मैथिली बोली है, ठीक है, वो हिंदी की 17 बोलियों में से एकमात्र ऐसी बोली है जिसको संविधान की 8वीं सूची में स्थान मिला हुआ है, ठीक है। और संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं का वर्णन है जिसमें मैथिली को भी स्थान प्राप्त है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसको क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सी बोली, मैथिली, ठीक है। एकमात्र ऐसी बोली है इन 17 बोलियों में से जिसको संविधान की 8वीं सूची में स्थान प्राप्त है। और अगर आपसे पूछ ले कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यावती को। किसको कहा जाता है, विद्यापति को, ठीक है। विद्यापति, विद्या का पति, विद्यापति को, ठीक है। मैथिल कोकिल कहा जाता है किसको, विद्यापति को, ठीक है। उसके बाद जो ये भोजपुरी है इसकी भी एक विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है, भोजपुरी जो बोली है ना, ये क्या है, भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली है, ठीक है। तो भारत में अगर पूछा जाए कि किस बोली को सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो वो कौन सी बोली है, भोजपुरी बोली, ठीक है। भोजपुरी बोली एक ऐसी बोली है जिसे भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करें किसकी, 4 उपभाषाओं की हमने बात कर ली। अगली जो उपभाषा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगली उपभाषा है यानी कि 5वीं उपभाषा या 5वां उपभाषा वर्ग जो है वो है आपका पहाड़ी हिंदी का, पहाड़ी हिंदी। और इसके अंतर्गत आती हैं 2 बोलियां। कौन कौन सी 2 बोलियां आती हैं, एक आती है गढ़वाली और एक आती है कुमाऊनी, ठीक है। तो ये थी हिंदी की उपभाषाएं और उनसे संबंधित बोलियां, ठीक है। उपभाषाएं कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमने बात करी थी पश्चिमी हिंदी की। दूसरी जो भाषा है वो है आपकी कौन सी, पूर्वी हिंदी। तीसरी है राजस्थानी हिंदी। चौथी आपकी बिहारी हिंदी और 5वीं है आपकी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और इनके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 17 बोलियां आती हैं, ठीक है। तो आप गिन सकते हैं ये कितनी होंगी, 17 होंगी टोटल, ठीक है। तो 17 बोलियां देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पश्चिमी हिंदी पढ़ा था, उसमें कितनी बोलियां थी, 5 बोलियां थी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा पूर्वी हिंदी, इसमें कितनी है, 3 है, तो 5 और 3 8। फिर हमने राजस्थानी हिंदी पढ़ा, इसमें कितनी है, 4 है, 8 4 12। फिर हमने पढ़ा बिहारी हिंदी, इसमें कितनी है, 3 है, 12 और 3 कितनी हो गई, 15। उसके बाद हमने पढ़ा पहाड़ी हिंदी, इसमें 2 है, 15 और 2 17, ठीक है। तो 18 कहीं भी आए तो क्या कर देना है, काट देना है, क्योंकि सही क्या है, 17 है। कितनी बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हिंदी की उपभाषाएं और उनसे संबंधित बोलियां, और आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास, ठीक है। यानी कि संविधान में हिंदी भाषा को क्या स्थान प्राप्त है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चरर की या एलटी की या पुलिस भर्ती की या ग्रुप सी की या ऐसे कोई एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सब में हिंदी एक जैसी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप उत्तराखंड में हिंदी पढ़ते हैं वैसे भी हिंदी आप यूपी में पढ़ेंगे, राजस्थान, बिहार, सब जगह एक ही हिंदी चलती है। ठीक है, तो आप हिंदी के अगर किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जा रही है तो दोस्तों आपके लिए क्लासें काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। और हिंदी की जो ये क्लासें हैं एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसके बाद आपको कुछ समय बाद, ठीक है, जब इसकी 10-12 क्लासें हो जाएं तो आपको इसका जो नोट्स हैं, इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, एकदम फ्री आपको मिलेंगे। ठीक है, एक व्हाट्सअप ग्रुप हम बना लेंगे जहाँ पे हम आपको इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट्स करते हैं कि कैसा आपको लगा, तो उससे हमको क्या मिलता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जिससे कि आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें और ज़्यादा हम मेहनत करते हैं और नए नए फैक्ट उसमें डालने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि आपको और अच्छा ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा ये होता है कि आने वाली जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।